नमस्कार। दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। भारत में विश्व के सबसे बड़े कोविड टीकाकरण अभियान के 1 वर्ष पूरा होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड टीकाकरण से जुड़े सभी लोगों का आभार व्यक्त किया। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा, देश में अब तक 1,56,76,00,000 से अधिक कोविड टीके लगाए गए। झारखंड में कोरोना संक्रमण बढ़ने के मद्देनजर राज्य सरकार ने मौजूदा कोविड प्रतिबंध 31 जनवरी तक बढ़ाए। तेलंगाना में सभी शिक्षण संस्थानों की छुट्टियां 30 जनवरी तक बढ़ाई गईं। दक्षिण अफ्रीका ने लॉकडाउन या क्वारंटीन नियम लागू नहीं करने का फैसला किया। सरकार ने कहा, देश कोविड महामारी के साथ जीने के लिए तैयार। दिल्ली पुलिस का डिजिटल ऑडियो पॉडकास्ट की दुनिया में प्रवेश। अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप के पहले मैच में भारत ने दक्षिण अफ्रीका को 45 रन से हराया और नई दिल्ली में इंडिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के फाइनल में लक्ष्य सेन का मुकाबला सिंगापुर के लो की यीव से। दोपहर समाचार में नईम अख्तर के साथ मैं विमलेंदु पांडे। देश के कई हिस्सों में कोरोना संक्रमण तेजी से फैल रहा है। हमारी अपील है कि आप सतर्क रहें और 15 से 18 वर्ष के किशोरों सहित अन्य लोगों के टीकाकरण में मदद करें। कोरोना वायरस के नए स्वरूप ओमिक्रॉन से चिंताएं बढ़ी हैं। सुरक्षित रहने के लिए कृपया 3 सरल उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क पहनें, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें और हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित किसी भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड टीकाकरण अभियान के 1 साल पूरा होने पर इससे जुड़े सभी लोगों का आभार व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि देश का टीकाकरण कार्यक्रम कोविड के खिलाफ संघर्ष में महत्वपूर्ण है। इसने कई लोगों के जीवन की रक्षा करने के साथ साथ उनकी आजीविका भी बचाई। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस दौरान डॉक्टरों, नर्सों और अन्य स्वास्थ्य कर्मियों की भूमिका असाधारण रही है। उन्होंने कहा कि दूर-दराज के इलाकों में बड़ी संख्या में टीकाकरण की सफलता से गर्व का अनुभव होता है। श्री मोदी ने कहा कि महामारी से संघर्ष में भारत का दृष्टिकोण हमेशा विज्ञान पर आधारित रहेगा। उन्होंने कहा कि सरकार स्वास्थ्य संबंधी बुनियादी ढांचे को बढ़ा रही है ताकि सभी नागरिकों को स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध हो सकें। श्री मोदी ने कहा कि जब कोविड महामारी आई तब देश को इस संक्रमण के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, लेकिन देश के वैज्ञानिकों और नवाचारकर्ताओं ने टीके विकसित करके इस महामारी से लड़ने का रास्ता साफ किया। इससे पहले प्रधानमंत्री ने कहा था कि देश में बहुत ही कम समय में 2 स्वदेशी टीके विकसित किए गए। एक वैक्सीन बनाने में बरसों लग जाते हैं, लेकिन इतने कम समय में एक नहीं 2 मेड इन इंडिया वैक्सीन तैयार हुई है। ये भारत के सामर्थ्य, भारत की वैज्ञानिक दक्षता, भारत के टैलेंट का जीता जागता सबूत है। जिसे कोरोना संक्रमण का रिस्क सबसे ज्यादा है, उसे पहले टीका लगेगा। जो हमारे डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, अस्पताल में सफाई कर्मी हैं, मेडिकल पैरामेडिकल स्टाफ हैं, वो कोरोना की वैक्सीन के सबसे पहले हकदार हैं। चाहे वो सरकारी अस्पताल में हो या फिर प्राइवेट में, सभी को ये वैक्सीन प्राथमिकता पर लगेगी। श्री मोदी ने कहा कि भारत के लिए गर्व की बात है कि उसने टीके के माध्यम से महामारी से निपटने में योगदान दिया। उन्होंने लोगों से अपील की कि वे कोविड निर्देशों का पालन करें और महामारी को हराएं। राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान की आज पहली वर्षगांठ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले वर्ष 16 जनवरी को महामारी से निपटने के लिए युद्ध स्तर पर विश्व का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान शुरू किया था। टीकाकरण अभियान के तहत पिछले वर्ष सबसे पहले स्वास्थ्य कर्मियों को टीके लगाए गए।
2 फरवरी से अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं को टीके लगाए जाने लगे। इस वर्ष 3 जनवरी से 15 से 18 वर्ष के किशोरों का टीकाकरण आरंभ हुआ। स्वास्थ्य कर्मियों, अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं और 60 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्तियों के लिए एहतियाती टीके लगाने का अभियान 10 जनवरी से शुरू हुआ। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कोविड टीकाकरण अभियान के 1 वर्ष पूरा होने के अवसर पर वैज्ञानिकों, स्वास्थ्य कर्मियों तथा देशवासियों को बधाई दी है। श्री मांडविया ने ट्वीट संदेश में कहा कि सभी लोगों के प्रयास के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में शुरू हुआ ये अभियान आज विश्व के सबसे सफल टीकाकरण अभियान बन गया है। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने भी व्यापक कोविड टीकाकरण अभियान को सफल बनाने के लिए स्वास्थ्य तथा अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं, डॉक्टरों और वैज्ञानिकों के साथ साथ देशवासियों का आभार व्यक्त किया है। कोविड टीकाकरण कार्यक्रम के तहत अब तक 156 करोड़ 76 लाख से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। कल 66 लाख 21 हजार से अधिक टीके लगाए गए। अब तक 42 लाख 69 हजार से अधिक एहतियाती टीके लगाए जा चुके हैं। केंद्र सरकार ने कहा है कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अब तक 158 करोड़ से अधिक कोविड रोधी टीके उपलब्ध कराए गए हैं। अभियान के नए चरण में सरकार देश में वैक्सीन निर्माताओं से 75% टीके खरीदकर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को मुफ्त में उपलब्ध करा रही है। देश में अब तक कोविड के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के 7,743 मामले सामने आए हैं। ओमिक्रॉन के मामलों में कल से 28.17% की वृद्धि हुई। झारखंड में जांच के लिए भुवनेश्वर के जीव विज्ञान संस्थान को भेजे गए 87 नमूनों में से 14 में ओमिक्रॉन संक्रमण की पुष्टि हुई। इस बीच राज्य सरकार ने कोविड के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए प्रतिबंधों को इस महीने की 31 तारीख तक बढ़ा दिया है। बिहार में कोरोना संक्रमण में लगातार वृद्धि हो रही है। कल 6,325 नए संक्रमण की पुष्टि हुई है। राज्य में मरीजों की संख्या बढ़कर करीब 36,000 हो गई है। पिछले एक सप्ताह में रोगियों की संख्या में 191% की वृद्धि दर्ज हुई है। राज्य में संक्रमण की दर बढ़कर 3.67% हो गई है। तेलंगाना सरकार ने शिक्षा संस्थानों में 30 जनवरी तक अवकाश बढ़ा दिया है। इससे पहले सभी शिक्षा संस्थानों में 1 जनवरी से 16 जनवरी तक अवकाश घोषित किया गया था। राज्य के मुख्य सचिव के एक ट्वीट संदेश में ये जानकारी दी गई है। इस बीच मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में कल राज्य मंत्रिमंडल की बैठक होगी, जिसमें कोविड तथा अन्य मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। तमिलनाडु सरकार ने आज 1 से 12वीं कक्षा तक के स्कूलों को 31 जनवरी तक बंद रखने का फैसला किया है। महामारी को देखते हुए 19 जनवरी से शुरू होने वाली परीक्षाएं भी स्थगित कर दी गई हैं। नई तारीखों की घोषणा बाद में की जाएगी। कल कोविड के करीब 24,000 नए मामले सामने आए। प्रदेश में लॉकडाउन के बावजूद कोविड के मामले बढ़ रहे हैं। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा है कि राष्ट्रीय राजधानी में लगातार तीसरे दिन भी कोविड के मामलों में कमी आ रही है। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों से कोविड पर नियंत्रण हो रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार प्रतिबंधों की समीक्षा करने से पहले 3 से 4 दिन तक स्थिति पर नजर रखेगी। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध है। सुनो ना, हाँ? सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों न बढ़ा लूं। तो रोका किसने है? हाँ? रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं। मुझसे। तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर। आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है। पर उससे मेरा क्या फायदा? देखो, फायदा है। जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुंच जाओ। पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं? बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 870-001-4242। ओ 870-001-4242। लो अभी फोन लगाता हूँ 870-001-4242 पर। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। कोविड महामारी को देखते हुए दक्षिण अफ्रीका की देश में लॉकडाउन या क्वारंटीन नियमों को लागू करने की कोई योजना नहीं है और वो इसके साथ ऐसे ही जीने को तैयार है। एक एजेंसी रिपोर्ट के अनुसार सरकार ने कहा है कि सरकार ने कोरोना महामारी पर नजर रखते हुए अधिक व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाने का फैसला किया है।
दक्षिण अफ्रीका में विशेषज्ञों ने 9 जनवरी को कहा था कि पाबंदियों से अर्थव्यवस्था, आजीविका तथा समाज के अन्य पहलुओं पर अप्रत्यक्ष लेकिन हानिकारक प्रभाव पड़ता है। उन्होंने कहा कि सरकार को विश्व भर में लगाई जा रही कोविड पाबंदियों का आंख बंद करके अनुसरण नहीं करना चाहिए। विशेषज्ञों ने कहा कि ये दक्षिण अफ्रीका में संभव नहीं है और ऐसा करने से थोड़ा ही फायदा होगा। दक्षिण अफ्रीका में कोरोना संक्रमण के अब तक 35 लाख से अधिक मामले आ चुके हैं। इसमें से 93,278 लोगों की मौत हुई है और 33,60,879 मरीजों को छुट्टी दी गई। 1,02,476 मरीजों का उपचार चल रहा है। आकाशवाणी के कोरोना जागरूकता श्रृंखला कार्यक्रम में जन स्वास्थ्य विशेषज्ञ डॉ पुनीत मिश्र ने लोगों से जल्द टीका लगवाने की अपील की। उन्होंने कहा कि महामारी से निपटने के लिए सावधानी बरतना अत्यंत आवश्यक है। सारे लोगों से जो हमारी अनुरोध है, जो अपेक्षा है, वो यही है कि जिन लोगों ने वैक्सीन नहीं लगवाई है वो वैक्सीन लगवाएं और साथ ही साथ जो कोविड अनुरूप व्यवहार है, मास्क लगाने का है, भीड़ भाड़ वाली जगह में जाने से बचने का है, सोशल डिस्टेंसिंग है, हाथों की सफाई है, ये अत्यंत आवश्यक है और मैं चाहता हूं कि लोग इस चीज को अपनाते रहें ताकि हम इस महामारी से सक्षम रूप से निपट सकें। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। भारत में विश्व के सबसे बड़े कोविड टीकाकरण अभियान के 1 वर्ष पूरा होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड टीकाकरण से जुड़े सभी लोगों का आभार व्यक्त किया। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा, देश में अब तक 1 अरब 56 करोड़ 76 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए गए। झारखंड में कोरोना संक्रमण बढ़ने के मद्देनजर राज्य सरकार ने मौजूदा कोविड प्रतिबंध 31 जनवरी तक बढ़ाए। तेलंगाना में सभी शिक्षण संस्थानों की छुट्टियां 30 जनवरी तक बढ़ाई गईं। दक्षिण अफ्रीका ने लॉकडाउन या क्वारंटीन नियम लागू नहीं करने का फैसला किया। सरकार ने कहा, देश कोविड महामारी के साथ जीने के लिए तैयार। दिल्ली पुलिस का डिजिटल ऑडियो पॉडकास्ट की दुनिया में प्रवेश। अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप के पहले मैच में भारत ने दक्षिण अफ्रीका को 45 रन से हराया। और नई दिल्ली में इंडिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के फाइनल में लक्ष्य सेन का मुकाबला सिंगापुर के लोह कीन यू से। आजादी के आंदोलन के खजाने में ऐसे ढेरों शब्द जिन्होंने बदल दिए इतिहास। तारीख बदलने वाले लफ्जों पर आकाशवाणी समाचार ला रहा है विशेष कार्यक्रम धरोहर, हर सोमवार। देश आज राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस मना रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल वर्चुअल माध्यम से स्टार्टअप उद्यमियों के साथ संवाद में ये घोषणा की। जब भारत अपनी आजादी के 100 वर्ष पूरे करेगा, उस भव्य भारत के निर्माण में आपकी भूमिका बहुत बड़ी है। देश के उन सभी स्टार्टअप्स को, सभी इनोवेटिव युवाओं को बहुत बहुत बधाई देता हूं जो स्टार्टअप्स की दुनिया में भारत का झंडा बुलंद कर रहे हैं। स्टार्टअप्स का ये कल्चर देश के दूर दराज तक पहुंचे, इसके लिए 16 जनवरी को अब नेशनल स्टार्टअप डे के रूप में मनाने का फैसला भी किया गया है। प्रधानमंत्री ने स्टार्टअप को देश की रीढ़ बताते हुए कहा कि ये भारत की पूरी तस्वीर बदल रहे हैं। श्री मोदी ने कहा कि ये दशक भारत में प्रौद्योगिकी दशक होगा। भारत अपने युवाओं के इस सामर्थ्य को पहचानते हुए नीतियां बना रहा है, निर्णय लागू कर रहा है। हमने अनेकों हैकेथॉन्स का आयोजन करके नौजवानों को अपने साथ जोड़ा है। सरकार के अलग अलग विभाग, अलग अलग मंत्रालय नौजवानों और स्टार्टअप के साथ संपर्क में रहते हैं, उनके नए आइडियाज को प्रोत्साहित करते हैं। चाहे नए ड्रोन रूल्स हो या फिर नई स्पेस पॉलिसी, सरकार की प्राथमिकता ज्यादा से ज्यादा युवाओं को इनोवेशन का मौका देने की है। प्रधानमंत्री ने देश द्वारा देश के लिए नवाचार का मंत्र देते हुए कहा कि भारत के स्टार्टअप आसानी से खुद को दूसरे देशों तक पहुंचा सकते हैं। इनोवेशन को लेकर भारत में जो अभियान चल रहा है,
उसी का प्रभाव है कि ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भी भारत की रैंकिंग में बहुत सुधार आया है। वर्ष 2015 में इस रैंकिंग में भारत 81 नंबर पर रुका पड़ा था। अब इनोवेशन इंडेक्स में भारत 46 नंबर पर है। भारत का स्टार्टअप इकोसिस्टम आज दुनिया में अपना परचम लहरा रहा है। निर्वाचन आयोग ने बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव के दौरान रैलियों और रोड शो पर प्रतिबंध 22 जनवरी तक बढ़ा दिया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इन राज्यों के मुख्य सचिवों, स्वास्थ्य सचिवों और मुख्य चुनाव अधिकारियों के साथ बैठक के बाद ये फैसला किया गया। बैठक के दौरान चुनाव आयोग ने राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के प्रतिबंधों और महामारी की अवधि के दौरान व्यक्तियों के एकत्र होने के मौजूदा दिशा निर्देशों पर भी चर्चा की। आयोग ने वर्तमान स्थिति, तथ्यों और इन बैठकों में प्राप्त जानकारी पर विचार करने के बाद निर्देश दिया है कि 22 जनवरी 2022 तक किसी भी रोड शो, पद यात्रा, साइकिल, बाइक या वाहन रैली और जुलूस की अनुमति नहीं दी जाएगी। आयोग बाद में स्थिति की समीक्षा करेगा और तदनुसार आगे निर्देश जारी करेगा। इस माह की 22 तारीख तक चुनाव से संबंधित किसी व्यक्ति, समूह सहित राजनीतिक दलों या उम्मीदवारों की किसी भी ऑफलाइन रैली की अनुमति नहीं दी जाएगी। चुनाव आयोग द्वारा इस महीने की 8 तारीख को जारी किए गए चुनावों के संचालन के लिए संशोधित दिशा निर्देशों में निहित सभी शेष प्रतिबंध लागू रहेंगे। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। निर्वाचन आयोग ने समाजवादी पार्टी को कोविड नियमों के उल्लंघन पर नोटिस जारी किया है। एक रिपोर्ट। समाजवादी पार्टी ने भाजपा सरकार के 2 मंत्रियों और 6 विधायकों को पार्टी में शामिल करने के अवसर पर लखनऊ में अपने कार्यालय पर शुक्रवार को प्रेस वार्ता और वर्चुअल रैली का आयोजन किया था। इसमें बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ताओं और समर्थकों की भीड़ जुटी थी। चुनाव आयोग ने सपा महासचिव को नोटिस जारी कर 24 घंटे के भीतर जवाब मांगा है। आयोग ने कहा है कि जवाब न दाखिल करने की स्थिति में उचित कार्रवाई की जाएगी। इससे पूर्व इस मामले में लखनऊ के गौतमपल्ली थाना प्रभारी को कर्तव्य निर्वहन में लापरवाही बरतने के आरोप में निलंबित किया जा चुका है। चुनाव आदर्श आचार संहिता और कोविड दिशा निर्देशों के उल्लंघन में समाजवादी पार्टी के खिलाफ गौतमपल्ली थाने में मुकदमा भी दर्ज किया गया है। आकाशवाणी समाचार के लिए गोरखपुर से आदित्य शुक्ला। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड गेल में विपणन निदेशक और अन्य अधिकारियों को रिश्वत लेने के आरोप में गिरफ्तार किया है। इससे पहले सीबीआई ने आरोपी के परिसर पर छापेमारी की और 1 करोड़ 29 लाख रुपए नकद, सोने के आभूषण तथा अन्य मूल्यवान वस्तुएं बरामद की गईं। गिरफ्तार किए गए सभी आरोपियों को अदालत में पेश किया जाएगा। दिल्ली पुलिस डिजिटल ऑडियो प्रसारण यानी पॉडकास्ट की दुनिया में कदम रखने जा रही है। पॉडकास्ट में शीर्षक किस्सा खाकी का के जरिए दिल्ली पुलिस अपराध, जांच और मानवता से जुड़ी अपनी अनसुनी कहानियां लोगों तक पहुंचाएगी। इस कड़ी में पहले पॉडकास्ट का आज तीसरे पहर दिल्ली पुलिस के सोशल मीडिया मंचों पर डिजिटल प्रसारण किया जाएगा। ये दिल्ली पुलिस के सभी कर्मियों की असाधारण सेवा को प्रदर्शित करेगा। पॉडकास्ट दिल्ली पुलिस और नागरिकों के बीच एक नया संबंध स्थापित करेगा तथा पुलिस के समक्ष चुनौतियों के बारे में बेहतर ढंग से लोगों को समझाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस वर्ष के परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के लिए पंजीकरण कराने का आग्रह किया है। श्री मोदी ने ट्विटर पर कहा कि ये कार्यक्रम ऊर्जावान युवाओं से जुड़ने, उनके समक्ष आ रही चुनौतियों को समझने और उनकी आकांक्षाओं को बेहतर ढंग से जानने का मौका देता है। नई दिल्ली में इंडिया ओपन टूर्नामेंट के पुरुष सिंगल्स के फाइनल में आज लक्ष्य सेन का मुकाबला सिंगापुर के विश्व चैंपियन लो क्या यू से होगा। लक्ष्य सेन ने कल रात सेमीफाइनल में मलेशिया के नंग जे योंग को 19-21, 21-16, 21-12 से हराया। पुरुष डबल्स में चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रैंकी रेड्डी की जोड़ी का मुकाबला इंडोनेशिया के मोहम्मद एहसान और हेंद्रा सेतियावान की जोड़ी से होगा। वेस्टइंडीज के गयाना में अंडर 19 एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप में भारत ने ग्रुप बी के शुरुआती मैच में दक्षिण अफ्रीका को 45 रन से हरा दिया। भारतीय टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 46 ओवर और 5 गेंद में 232 रन बनाए। दक्षिण अफ्रीका की टीम 45 ओवर और 4 गेंद में 187 रन ही बना सके। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। आजादी का अमृत महोत्सव के लिए सभी उपभोक्ताओं को शुभकामनाएं।
हॉलमार्क सोने की शुद्धता सुनिश्चित करता है। हमेशा हॉलमार्क वाले सोने के आभूषण खरीदें। उपभोक्ता संबंधित किसी भी शिकायत के लिए कृपया राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन के टोल फ्री नंबर 14404 पर संपर्क करें। उपभोक्ता मामले विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। जागो ग्राहक जागो। ये आकाशवाणी है। आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत आइए अब सुनते हैं आकाशवाणी के विशेष प्रस्तुति आजादी का सफर। आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का सफर आकाशवाणी समाचार के साथ। एक राष्ट्र का उदय। भारत का गौरवशाली स्वतंत्रता संग्राम आधुनिक विश्व में घटित महानतम संघर्षों में से एक है। आकाशवाणी समाचार प्रत्येक दिन इस स्वतंत्रता आंदोलन की एक झलक आप तक पहुंचा रहा है। आज की कड़ी में हम महान विद्वान और समाज सुधारक महादेव गोविंद रानाडे का स्मरण कर रहे हैं। रानाडे का निधन 16 जनवरी 1901 को हुआ था। वे इंडियन नेशनल कांग्रेस के संस्थापक सदस्यों में से एक थे। उन्होंने प्रार्थना समाज, पूना सार्वजनिक सभा और महाराष्ट्र ग्रंथोत्तेजक सभा की स्थापना में सहयोग किया। उन्होंने बॉम्बे अंग्रेजी मराठी दैनिक इंदु प्रकाश का भी संपादन किया। रानाडे ने बॉम्बे विधान परिषद और वित्तीय समिति के सदस्य तथा बॉम्बे उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में भी काम किया। 18 जनवरी 1842 को नासिक जिले में जन्मे रानाडे बम्बई विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों के पहले बैच में थे। शिक्षा पूरी करने के बाद उन्होंने 1871 में पुणे में एक सबॉर्डिनेट न्यायाधीश के रूप में काम शुरू किया। रानाडे सामाजिक और राजनीतिक जीवन में भी सक्रिय रहे और ब्रिटिश औपनिवेशिक अधिकारियों ने बॉम्बे उच्च न्यायालय में उनकी प्रोन्नति 1895 तक रोके रखी। रानाडे ने भारतीय समाज में मानवीयता, समानता और आध्यात्मिकता के संतुलन के लिए भारतीय समाज सुधार आंदोलन का नेतृत्व किया। 1861 में किशोरावस्था में ही उन्होंने सह संस्थापक के रूप में विधवा विवाह संघ की नींव रखी, जिसने हिंदू विधवाओं के पुनः विवाह को बढ़ावा दिया। प्रार्थना समाज के माध्यम से उन्होंने कट्टर सामाजिक मान्यताओं और रीति रिवाजों की अवहेलना का प्रयास किया। उन्होंने बाल विवाह और विदेश यात्रा पर जातिगत प्रतिबंधों के विरोध में तथा विधवा विवाह और स्त्री शिक्षा के समर्थन में अपने समाज सुधार प्रयासों के लिए सोशल कॉन्फ्रेंस मूवमेंट की स्थापना की। उन्होंने पर्दा प्रथा का भी विरोध किया। ब्रिटिश सरकार से औद्योगिकरण और जनहित कार्यक्रम शुरू करने की अपील के लिए रानाडे को भारतीय अर्थशास्त्र का जनक कहा गया। रानाडे ने शिक्षाविद और उदारवादी राजनीतिक नेता गोपाल कृष्ण गोखले जैसे कई अन्य समाज सुधारकों को प्रेरित किया। 16 जनवरी 1901 को रानाडे के निधन के बाद गोखले ने उनके सुधार कार्यक्रमों को आगे बढ़ाया। भारत के महान सपूत महादेव गोविंद रानाडे को हमारा भावभीना नमन। সাহিত্য আকাশে বাংলার তোমার লেখনী এঁকেছিল ছবি নিপীড়িত জনতার। साहित्य जगत के सर्वकालिक सर्वाधिक लोकप्रिय लेखकों में से एक शरत चंद्र चट्टोपाध्याय का भी आज हम स्मरण कर रहे हैं। 16 जनवरी 1938 को उनका निधन हुआ था। शरत चंद्र ने
हमेशा महिलाओं और शोषित वर्गों के हित के लिए आवाज उठाई और उन्हें सम्मानजनक स्थान दिलाने का प्रयास किया। शरत चंद्र ने अपने लेखन के दर्शन को स्पष्ट करते हुए कहा था, जिन्होंने विश्व को अपना सर्वस्व दे दिया और बदले में कुछ नहीं पाया, उन वंचितों, शोषितों और निर्बलों की पीड़ा ने मुझे स्वर दिया है। शरत चंद्र चट्टोपाध्याय ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में भी भूमिका निभाई। 1921 से 1936 तक वे इंडियन नेशनल कांग्रेस की हावड़ा शाखा के अध्यक्ष रहे। उनकी कृति पाथेर दाबी एक गुप्त समाज संगठन की कथा है, जिसका लक्ष्य देश को औपनिवेशिक शासन से स्वतंत्र कराना था। इस उपन्यास का नायक सव्यसाची संगठन का नेता है। कथानक समसामयिक मुद्दों जैसे अस्पृश्यता, रूढ़िवादिता, धनी और निर्धन वर्ग के बीच की खाई और समाज में महिलाओं की स्थिति को उजागर करता है। शरत चंद्र अपने उपन्यासों के कथानक के लिए गांवों में जाकर वहां के लोगों से घुलते मिलते थे। जमीनी स्तर से एकत्र अनुभव ही उनकी साहित्यिक कृतियों की अनूठी शैली और व्यापक प्रभाव का कारण था। इस महान राष्ट्रवादी रचनाकार को शत शत नमन। और अब आकाशवाणी समाचार के साथ आजादी का सफर की ये कड़ी संपन्न होती है। कल फिर मिलेंगे अगली कड़ी के साथ। आज का संस्कृति संदेश समर्पित है पद्म विभूषण और पद्म भूषण से सम्मानित नृत्यांगना सोनल मानसिंह पर। सच्चा कलाकार वही होता है जो अपनी कला के माध्यम से समाज का मनोबल बढ़ाता है। राज्यसभा सांसद पद्म विभूषण और पद्म भूषण से सम्मानित नृत्यांगना सोनल मानसिंह मानती हैं कि कोरोना के संकट काल में कलाकारों का कर्तव्य है कि वे अपनी कला के माध्यम से समाज को नया हौसला दें। भारतवर्ष की कला परंपरा मात्र मनोरंजन नहीं बल्कि भारत की बौद्धिक व आध्यात्मिक विचारधारा से जुड़ी है। देश के कोने कोने में आज भी इस सोशल मीडिया, यूट्यूब इत्यादि के जमाने में भी ऐसी लोक व शास्त्रीय कलाएं मौजूद हैं। वे कलाकार जो गायक, नृत्यकार, गीतकार, कवि, पपेटियर, कथाकार हैं, जो इस कठिन समय में भी अपना हौसला, हिम्मत को बनाए रख के काम कर रहे हैं, क्योंकि कला ही वो रस है जो समाज रूपी शरीर में रस सिंचन करती है, हताश निराश थके मन को प्रफुल्लित करती हैं, आशा का संचार करती हैं। 2020 से शुरू हुई इस महामारी से लेकर आज उसके भयावह स्वरूप से जूझने के लिए दवाइयाँ, समयोचित मदद इत्यादि के साथ मनोबल बढ़ाने का काम हम कलाकारों का है। आइए हम अपने निजी दुख दर्द को कुछ समय के लिए एक तरफ कर समाज व हमारे देशवासियों की सेवा में अपनी अपनी कला प्रस्तुति करें, जिनसे कुछ समय के लिए दर्दी भी अपना दर्द भूल जाएं व आत्मबल का अनुभव करें। आइए अब एक नजर डालते हैं आज के मौसम पर। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में ठंड का सिलसिला अभी जारी रहेगा। मुंबई में आसमान साफ रहेगा, चेन्नई में बादल छाए रहेंगे और हल्की बारिश हो सकती है। कोलकाता में सुबह कोहरा छाया रहेगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत में विश्व के सबसे बड़े कोविड टीकाकरण अभियान के 1 वर्ष पूरा होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड टीकाकरण से जुड़े सभी लोगों का आभार व्यक्त किया। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा, देश में अब तक 1 अरब 56 करोड़ 76 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए गए। झारखंड में कोरोना संक्रमण के बढ़ने के मद्देनजर राज्य सरकार ने मौजूदा कोविड प्रतिबंध 31 जनवरी तक बढ़ाए। तेलंगाना में सभी शिक्षण संस्थानों की छुट्टियां 30 जनवरी तक बढ़ाई गईं। दक्षिण अफ्रीका ने लॉकडाउन या क्वारंटीन नियम लागू नहीं करने का फैसला किया। सरकार ने कहा, देश कोविड महामारी के साथ जीने के लिए तैयार।
और अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप के पहले मैच में भारत ने दक्षिण अफ्रीका को 45 रन से हराया। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।